नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों ना आपको मैं ब्रीफली में इन चैप्टर्स को भी एक बार बता दूं कि इस चैप्टर में ये है और आपको ऐसे लिखना होगा। आप सिलेबस को ओपन भी कर लेना, यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी है, इधर मैंने इंग्लिश मीडियम में भी खोल लिया है। ठीक है, देखिए एक बार पहले बता दूं जो सबसे पहला इसका चैप्टर है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसका मीनिंग क्या है, स्कोप एंड नेचर क्या है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है और ये एवरी ईयर रिपीट होता ही होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई हुई है आपको मैं वो बता दूंगा, उसको देख के फर्स्ट क्वेश्चन पर आप कंप्लीट कर सकते हो। और सेकंड यूनिट में से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ अप्रोचेस हैं, ये अप्रोचेस आने कंपलसरी हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स हैं। पहला है कैपिटलिज्म, दूसरा है सोशलिज्म और थर्ड है कि जो देश गुलाम हुआ करते थे उन्होंने अपनी आज़ादी कैसे हासिल करी है। उन देशों का आपको कंपैरिजन करना है कि किस देशों का क्या स्ट्रगल रहा है, और इस चैप्टर के अंदर आपको यही पढ़ना है, यानी कि कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन। यानी कि जब हम गुलाम बनाते हैं तो उसको औपनिवेशवाद कहा जाता है, कॉलोनी यानी कि कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। एंड जब कोई कंट्री आजाद हो जाता है जिसने उसको गुलाम बनाया है उस प्रक्रिया को हम डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजों से भारत आजाद हो गया तो उसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन, यानी कि अब हम उससे अलग हो रहे हैं। तो सिंपल है, तो यही आपको इसके अंदर पढ़ना है। मैं आपको ये कहूंगा कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पढ़ लेने के बाद थर्ड यूनिट मत पढ़ना, काफी लेंथी है, ये पूरा सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है, टाइम बहुत कम है। कल ही इसका पेपर है और आज मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ क्योंकि एक कंटेंट को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। तो इसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म करना है आपको। एंड फोर्थ यूनिट के अंदर जो कि सबसे ज्यादा लेंथी है, इसमें आपको 4 देश पढ़ना है। पहला है ब्रिटेन, एंड दूसरा है यहाँ पे ब्राजील, एंड थर्ड है यहाँ पे नाइजीरिया, एंड फोर्थ है यहाँ पे चाइना। ये चारों देश जो है इनके बीच में कंपैरिजन है और इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है आपको ये पढ़ना है। तो इसमें फोर्थ यूनिट में ब्रिटेन और चाइना, बस ये 2 कर लोगे काम बन जाएगा। ब्रिटेन और चाइना मैं आपको बताने वाला हूं इस फोर्थ यूनिट के अंदर। तो ये हमारी बात रही सिलेबस की। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके सिलेबस के अंदर जो सबसे फर्स्ट यूनिट से जो फर्स्ट क्वेश्चन उठकर आता है वो है तुलनात्मक राजनीति के बदलते हुए स्वरूप, यानी कि इसका जो नेचर है, स्वरूप का मतलब क्या होता है, नेचर, और क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। क्लियर है? इसी को ओवर में इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसी को ओवर में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यानी कि आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहले आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताना है, यानी कि मीनिंग एंड स्कोप, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्लियर है यहाँ पे? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सिंपल यही है। तो मैं आपको क्यों ना पहले इसका आंसर समझा देता हूँ ब्रीफली में, और टॉपिक को समझना, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। टॉपिक भेजे में घुस गया, पेपर में फोड़ कर आ जाओगे आप। तो मेरा यही काम है कि इन सभी टॉपिक्स को आपके सीधे खोपड़े में डाल दूं और एग्जाम के अंदर पूरा तबाही मचा दूं। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता क्या है। तुलनात्मक राजनीति, अब तुलना हम किसी एक लड़की की दूसरी लड़की से कर देते हैं तो कितनी जलती है वो, ऐसा ही होता है। अब ऐसे ही एक लड़का कोई लड़का से कर दे, या जैसे एक इंसान की दूसरे इंसान से कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं तुलना तो आज भी किया जाता है, तो तुलना तो पहले से भी किया जा रहा होगा। लेकिन ये जब हम नॉर्मली इंसानों की बात कर रहे होते हैं, इन्हीं लोगों से मिलकर स्टेट बना होता है। तो जब स्टेट के कंपेरिजन करते हैं हम किसी और स्टेट के साथ, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। सिंपल, हम नॉर्मली लैंग्वेज में समझ रहे हैं इसको। लेकिन टॉपिक हमें पहले यह समझना है इंट्रोडक्शन के रूप में कि एक इंसान सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या है कि एक जो इंसान है वो समाज में रहता है, वो सोशल एनिमल होता है। क्या होता है वो सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब यह हुआ कि समाज के हम पार्ट होते हैं और समाज में हम मिलजुल के रहते हैं। लेकिन हम सामाजिक प्राणी के साथ साथ हम एक राजनीतिक प्राणी भी होते हैं, पॉलिटिकल एनिमल भी होते हैं। पॉलिटिकल एनिमल का मतलब यह है कि हम किसी स्टेट के अंदर रहते हैं। अब कोई एक ऐसा इंसान है जो बिना स्टेट के रह रहा होगा। अगर कोई बिना स्टेट के रह रहा है तो या तो वो कोई जानवर है, कुत्ते बिल्ली, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है ना, या तो वो सुपरमैन है, या तो भाई वो भगवान है, वो तो कहीं भी रह सकते हैं। सिंपल है यहाँ पे, यानी कि स्टेट के अंदर रहने वाला हर एक इंसान राजनीतिक प्राणी, दैट मीन्स पॉलिटिकल एनिमल कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो राज्य में रहने की वजह से इंसान की जो प्रवृत्ति है, इंसान का जो नेचर है, वो इस चीज की खोज करने में लगी रही है स्टार्टिंग से। जब इंसान को ये समझ आ गई थी कि कानून क्या है, या हम पे शासन कौन करेगा, हम कैसे डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, तो लोगों ने ये खोज करना स्टार्टिंग से कर दिया था कि हमारे लिए सबसे अच्छा शासन कौन सा है, रूलिंग सिस्टम कौन सा सबसे बेहतर होगा।
और इसीलिए लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग चीज़ से डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिया। और पूरी दुनिया में सबसे पहला बंदा हुआ एरिस्टोटल, जिसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कंपैरिजन किया सिस्टमैटिक वे में। इससे पहले भी कंपैरिजन हुआ करता था, लेकिन जब एरिस्टोटल ने कंपैरिजन किया, ये टोटली साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे में किया, इसलिए इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर या पिता कहा जाता है। इसने सबसे पहले कर दिया, इसलिए इसको पिता कहा गया। इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स आए, पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर्स आए, उन्होंने कंपैरिजन किया है, नो डाउट इसके अंदर, लेकिन शुरुआत एरिस्टोटल से मानी जाती है। एरिस्टोटल ने ऐसा क्या कर दिया, एरिस्टोटल ने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था पॉलिटिक्स। उस बुक का नाम क्या था, पॉलिटिक्स। और इस बुक के अंदर इसने अपनी विचार दिए। क्या विचार दिए, सिर्फ ये पता करने के लिए कि सबसे अच्छा गवर्नेंस यानी कि शासन कौन सा है, सिर्फ ये पता करने के लिए एरिस्टोटल ने 158 दुनिया भर के 158 कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि संविधान का स्टडी कर लिया, सिर्फ ये पता करने के लिए। और इसके बाद इसने बताया कि हमारे दुनिया में 3 ही शासन मिलते हैं। सबसे पहला है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, मोनार्की सिस्टम। तो मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजा शासन करता है और उसी राजा के अंडर में कुछ पैसे वाले लोग, जिनको हम कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ये भी शासन कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये एरिस्टोक्रेसी लोग कहते हैं राजा हम पे शासन नहीं करेगा भाई, ये विद्रोह कर देते हैं, रिविलियन हो जाता है, ये राजा को हटाकर खुद सत्ता अपने पास ले लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी क्या हो, एरिस्टोक्रेसी हो। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे कुलीन तंत्र, जो पैसे वाले लोग हैं, जो राजा के बिल्कुल नजदीकी हुआ करते थे, उन्होंने इस नजदीकी का फायदा उठाकर राजा को हटाया, सत्ता अपने हाथ में ले लिया और इस तरीके से अब सरकार इनकी बन गई। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंसान का शासन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक इंसान का शासन होता है। लेकिन जब कुलीन तंत्र की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का शासन होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, फ्यू पर्सन, यानी कुछ लोगों का शासन होता है, कुछ लोगों का शासन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिंगल का शासन होता है, यहाँ पे फ्यू का शासन होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों से भी जनता तंग आ जाती है। अब जनता विद्रोह कर देती है, मूवमेंट हो जाता है और जनता के विद्रोह करने के बाद जनता बोलती है कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार आनी चाहिए, हम नहीं मानते ये सब सरकारी अत्याचारी होती हैं भाई, हम पे काफ़ी ऑप्रेस करते हैं, काफ़ी अत्याचार करते हैं। जनता के विद्रोह के बाद फाइनली आता है लोकतंत्र। जनता के विद्रोह के बाद फाइनली आता है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले सिंगल पर्सन का शासन, उसके बाद आया फ्यू पर्सन का शासन, अब इसके बाद आएगा मैनी पर्सन का शासन। यानी कि अब यहाँ पे आते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें जनता को चॉइस मिलता है, वो वोटिंग करते हैं और चुन कर आते हैं। एरिस्टोटल ने लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहा है। यहाँ पे करप्शन होता है, कुछ अनपढ़ लोग भी शासन में पहुंच जाते हैं। इसलिए इसने ये कहा कि जो कुलीन तंत्र वाले लोग होते हैं, ये राजा के नज़दीक होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस होता है कि देश कैसे चलाना है। इसलिए सबसे अच्छा शासन कौन सा है, ये पता करने के लिए इसने इन तीनों सिस्टम का स्टडी किया और दुनिया भर के 158 कॉन्स्टिट्यूशन को इसने पढ़ डाला अपने टाइम पे। मानना पड़ेगा भाई, 158 है, हमें 4-5 बुक पढ़ा दो तो वो पढ़े जाते नहीं। इस बंदे ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाला। अब इसके बाद इसने ये बताया कि सबसे अच्छा शासन कौन सा है। क्या बताया इसने, सबसे अच्छा शासन डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का जो मिश्रित रूप है, जो मिक्सअप है, वो सबसे अच्छा है। मान लो जहां पे जनता को अधिकार भी हो और पॉलिटिक्स में वही लोग हो जिनके पास एक्सपीरियंस है। जिनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, ऐसे तो भाई देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पढ़े लिखे जाने चाहिए पॉलिटिक्स में। इसलिए इसने सभी लोगों को नागरिकता, सिटीजन देने की बात नहीं कही। इसने कहा कि हम महिलाओं को, यानी वुमेन को, द स्लेव्स जो किसी के अंडर में काम किया करते थे उनको, बच्चों को, बूढ़े को, एंड जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, अनपढ़ हैं, इन सबको नागरिकता नहीं देंगे। यानी कि ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वही एक राज्य के सिटीजन होंगे, एरिस्टोक्रेसी वाले लोग, और बाकी लोगों पे ये सब मिलकर शासन करेंगे। तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने कहा कि एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, इन दोनों का जो मिश्रित रूप है, जो मिक्सअप है, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, इसी को इसने सबसे बेहतर बताया। तो इसने सबसे पहले कंपैरिजन करके ये बात कही। आज के टाइम पे बिल्कुल चेंज है। अब इसने ये बता दिया कि एरिस्टोक्रेसी, या इसने वुमेन को भी राइट्स नहीं दिए। लेकिन आज तो ऐसा है नहीं, आज तो सभी के इक्वल राइट्स है, वोटिंग का राइट सबको मिला हुआ है। हाँ, इसके लिए स्ट्रगल जरूर करना पड़ा, लेकिन वोटिंग राइट सबको दिया गया है दुनिया भर के अंदर। भारत के अंदर तो सभी को आज़ादी के टाइम से ही वोटिंग का राइट मिला हुआ है। अब चाहे उसको समझ है या ना समझ है, इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर एरिस्टोटल का योगदान रहा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पूरी दुनिया के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डिवीजन हो गया।
1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले का जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसके अंदर से गवर्नमेंट या स्टेट का स्टडी किया जाता था, इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता था। तो ट्रेडिशनल यानी कि 1945 से पहले पहले के टाइम में सिर्फ गवर्नमेंट और स्टेट का स्टडी किया जाता था, और जिसका संबंध सिर्फ पॉलिटिक्स से सिर्फ उनकी ही बात की जाती थी और उनका ही कंपैरिजन किया जाता था। लेकिन 1945 के बाद जो नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जिनका संबंध इतना पॉलिटिक्स से नहीं भी है, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, यानी कि उन सभी कम्युनिटी का भी स्टडी किया जाने लग गया इसके अंदर 1945 के बाद, जिनको अभी तक इग्नोर किया जाता था। यानी कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले इसका जो स्कोप है, जो क्षेत्र है इसका, वो काफ़ी लिमिटेड हुआ करता था, सिर्फ गवर्नमेंट और स्टेट की बात। लेकिन 1945 के बाद इसका स्कोप काफ़ी बढ़ गया। इसी को हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं कि इसके जो स्वरूप है, उसका जो नेचर है, इसमें चेंज आ गया। चलिए अब हम ये समझते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे दो चीज़ है, ध्यान रखना, एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, यानी कि तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति। इन दोनों का मतलब अलग अलग है या एक ही है? पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब भी बात आई कंपैरेटिव गवर्नमेंट की, यानी कि तुलनात्मक शासन, शासन का मतलब यहाँ पे हिंदी में सरकार भी होता है। तो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार, इंग्लिश में कहें तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है सरकार के जो पार्ट हैं, जिससे सरकार मिलकर बना है, उनका स्टडी करना। और सरकार किससे मिलकर बनी है? सरकार बनी है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, पार्लियामेंट, संसद, एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी कि सभी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को ही हम कार्यपालिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जिसमें राष्ट्रपति वगैरह सब आ जाते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव। एंड इसके बाद है हमारा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। इन तीनों को मिलाकर बनी है हमारी गवर्नमेंट। इसलिए तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ इन तीनों का स्टडी किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं हम तुलनात्मक राजनीति। शासन तो हम समझ गए, अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और साथ ही इनका स्टडी करना कि लोग किस चीज को देख के वोट देते हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल नेचर क्या है, यानी कि इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन का प्रोसेस, इन सभी को स्टडी किया जाता है, जिससे कि लोग चुनकर शासन में आते हैं। यानी कि इन लोगों का पूरा प्रोसेस क्या है, उसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी किया जाता है। और चुनकर आ जाने के बाद जब ये सारे बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव बन जाती है एंड एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इनका मेनली काम क्या होता है? तो सिंपल ये स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट में, और इनका जो प्रोसेस है वो स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग होता क्या है। चलिए अब हम ये समझते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में बस छोटा सा डिफरेंस है, ये चीज हमने समझ लिया। लेकिन अब हम इनको एक मानते हुए ये समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार से तुलना करना। तुलना किस क्षेत्र में करना? पॉलिटिक्स में, वहां की गवर्नमेंट से, प्रोसेस में, और ये पता लगाना कि उस देश के अंदर क्या बेहतर है और हमारे देश के अंदर क्या बेहतर हो सकता है। जो उस देश में है वो हमारे देश में नहीं है, क्या उस देश से हम उन बातों को ले सकते हैं जो हमारे लिए सही है। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रोसेस है वो दिसंबर 1946 से ही स्टार्ट हो चुका था। तो इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने क्या किया, अलग अलग देशों की यात्राएं करी ताकि वहां से हमें कुछ मिले जो हमारे देश के काम आ जाए। उनका कंपैरिजन किया, क्या जो कानून वहाँ पे सक्सेस है क्या हमारे देश में भी सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इनका ही कंपैरिजन किया। और इसमें ही लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमें, तभी तो हमारा संविधान इतना बड़ा बन पाया। और 1935 के एक्ट से भी, जो अंग्रेजों के टाइम पे बना था, उससे भी हमने 250 आर्टिकल्स एज इट इज सेम अपने संविधान में डाल दिया। और कुछ हमने दुनिया भर के देशों से, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स ले लिया, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से हमने रसिया से ले लिया, एंड DPSP हमने आयरलैंड से ले लिया। तो अलग अलग कंट्री से हमने जो भी सही लगा हमने उसको अपने देश में शामिल कर लिया। तो करने में बहुत मोटा खर्चा आ गया था उस टाइम पे। अगर मैं खर्चा बताऊं आपको तो 63,96,729 रुपए खर्चा आया था हमारे संविधान को बनाने में। उस टाइम की बात है, 63 लाख यानी कि 63 लाख रुपीस, इतना मोटा खर्चा हमारे संविधान को बनाने में आ गया था उस टाइम। आज तो भाई अरब में पहुंच जाएगा ये। इसीलिए एक देश के संविधान के दूसरे संविधान को हम कंपैरिजन करते हैं ताकि बेहतर क्या हो सकता है हमारे देश के लिए। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? तुलना करना, ये हमें समझ में आ गया है। लेकिन तुलना किस चीज में करना? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स में तुलना करना, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल का प्रोसेस एंड इलेक्शन का प्रोसेस, इन सब की तुलना करना। एंड गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार का रूल क्या है, सरकार कैसे काम करती है, इनका तुलना करना। यानी सिंपल है, जो इसका वर्ड है
इस बुक का नाम ही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करना एंड गवर्नमेंट का कंपैरिजन करना। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो नॉर्मली अपने लैंग्वेज में मीनिंग समझ लेने के बाद जिससे आप इंट्रोडक्शन सॉलिड बना सकते हो। अब जो थिंकर के व्यूज हैं बॉस, अगर आपने इनका नाम नहीं लिखा ना, इन थिंकर्स ने क्या अपने स्टेटमेंट दिए हैं, तो मार्क्स कट जाएगा आपका। इसलिए आपको थिंकर के अब अच्छे से व्यूज को समझना है। चलिए अब आपको मैं ये भी समझा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, वुलेंडल ने क्या कहा है इसके बारे में, तुलनात्मक सरकार या शासन विश्व की राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का मतलब क्या होता है, टाइप्स यानी कि प्रकार का अध्ययन है। यानी कि गवर्नमेंट का रूप क्या है पूरी दुनिया के अंदर, कितने टाइप्स के हैं। कहीं कहीं पे प्रेसिडेंशियल रूप होता है, कहीं पार्लियामेंट्री रूप होता है। तो आपको मैं ये दोनों समझा देता हूं कि सरकार का रूप क्या क्या होता है। कहीं कहीं पार्लियामेंट्री, जिसको हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जो भारत के अंदर है, और दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूप। ये दोनों ही सबसे फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जहां पे सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका हेड पीएम होता है, उसका हेड पीएम होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम के साथ मिलकर पूरा देश चलाते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हमारे जो हाउस है यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का मेंबर होना कंपलसरी है। और वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का ही मेंबर नहीं होता तो उसको रिजाइन करना, इस्तीफा देना पड़ जाता है, समझे। यानी कि भारत के अंदर मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर होना कंपलसरी है। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन वो इलेक्शन भी हार गए थे अपना लोकसभा का। तो अब क्या हुआ, असम की सीट खाली करवाई गई और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, तब जाके भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। यानी कि प्रधानमंत्री बनना हो या मंत्री बनना हो, आपको दोनों में से किसी एक का मेंबर होना कंपलसरी, तभी कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। और गवर्नमेंट यानी कि सरकार का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसको कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन अब बात आती है प्रेसिडेंशियल रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। क्या कहते हैं इसको, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। देखो अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था, अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो पूरा देश का मालिक है और सरकार का मालिक है, वो दोनों एक होगा। यानी भारत के अंदर क्या है, गवर्नमेंट का हेड पीएम है एंड स्टेट जितने भी राज्य हैं उन सब का हेड बनाया गया प्रेसिडेंट को। लेकिन ये प्रेसिडेंट भारत के अंदर नॉमिनल है, इसकी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वही प्रेसिडेंट करता है। तो अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल है, और प्रेसिडेंशियल रूल पार्लियामेंट्री रूल से ठीक अपोजिट होता है। इसमें अपोजिट का मतलब क्या है, देखिए आपको समझाता हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि भारत में मंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है, लोकसभा या राज्यसभा का हो। वैसे ही सेम अगर हम अमेरिका की बात करें, प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर, दुनिया में जहां भी प्रेसिडेंशियल रूल है उन देशों के अंदर क्या होता है कि जिसको भी मिनिस्टर बनना है वो उस देश की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर मेंबर होना चाहिए, अमेरिका में मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंबर है और मिनिस्टर बन गया तो उसको रिजाइन देना पड़ जाएगा। जैसे कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है, और कांग्रेस के वहाँ पे दो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि उसका लोअर हाउस है जिसको भारत में लोकसभा कहते हैं, और दूसरा है सीनेट, सीनेट मतलब अपर हाउस जिसको भारत में राज्यसभा कहते हैं। तो वहाँ पे अगर इन दोनों में से किसी का भी कोई मेंबर है और वो मिनिस्टर बन गया है तो भाई उसको रिजाइन करना पड़ जाएगा। प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब होता है जिसको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से मंत्री बनाएगा, वो दोनों में से किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। और अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट का हेड भी प्रेसिडेंट होता है और स्टेट का हेड भी प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। इस तरीके से प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री रूल में जो डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए इसने कहा बुलेंडल ने कि तुलनात्मक सरकार, यानी कि इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर हम सरकार के रूपों का अध्ययन करते हैं कि किस देश के अंदर पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था है और किस देश के अंदर प्रेसिडेंशियल यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। क्लियर है यहाँ पे। तो इन्होंने ये बताया। एंड इसके बाद क्या है, एम कर्टिस ने लिखा है। एम कर्टिस का क्या कहना है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंध रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुलनात्मक राजनीति क्या करती है कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे भी कोई नियम बनता है, रेगुलेटरीज है या जो भी नियम बनाया जा रहा है, उनका क्या बिहेवियर है, इन सभी का स्टडी करती है कि हमारे देश में और उस देश के अंदर क्या इक्वालिटीज है और क्या इनइक्वालिटीज है। तो इनका ही स्टडी किया जाता है। मान लो जब हम इंडिया की अमेरिका से, जर्मनी से, ब्राजील से, फ्रांस से, किसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखते हैं हम कि हमारे और उस देश में क्या इक्वालिटी है और क्या इनइक्वालिटी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये कहना है कर्टिस का। क्लियर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन मैंने दी हुई है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे इसको रट मारना भाई, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एज इट इज ये थिंकर्स देते हैं। इसलिए अगर आप इसको लिखते हो तो बेहतर आपका मार्क्स मिलेगा इसमें। इसके बाद क्या है, जीके रॉबर्ट्स ने क्या लिखा है, देखिए, तुलनात्मक सरकार या शासन का प्रयोग राज्यों यानी कि स्टेट और स्टेट की जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको
कंपैरिजन करना, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उन सभी का स्टडी करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर स्टेट और स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं हैं जिनसे मिलाकर स्टेट बना हुआ है हमारे, जैसे कि पॉपुलेशन हो गई, टेरिटरी हो गई, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, संप्रभुता, इन सब का स्टडी किया जाता है। एंड साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, इन सब का स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। तो तुलनात्मक शासन गैर राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि कबीलों, निजी संस्थाओं यानी प्राइवेट सेक्टर के जो जितने भी एनजीओज वगैरह हैं अब इनको भी स्टडी करने लग गए हैं। तो इनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं पूरी डेफिनेशन है, तो अब इस डेफिनेशन को सही से याद रखना, रॉबर्ट्स ने कहा है। क्लियर है यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम में भी बता दिया है। तो इसके बाद कुछ और भी डेफिनेशन है, जैसे कि ब्रैनवंती ने क्या कहा है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम के उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उसके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करती है। देखो, पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि सोसाइटी के द्वारा ही पॉलिटिक्स का निर्माण किया जाता है। देखो, स्टेट को लोगों ने बनाया है और गवर्नमेंट जो है उसको भी लोगों ने ही बनाया है। इसलिए ब्रैनवंती यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनकी ही पहचान की जाती है और इन दोनों पॉलिटिक्स और सोसाइटी का स्टडी किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है एक देश से दूसरे देश के बीच में। इसी को कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ब्रैनवंती के अनुसार। एंड इसके बाद क्या है, एडवर्ड फ्रीमैन, इनका क्या कहना है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और सरकार के अलग अलग प्रकार यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के टाइप्स हैं उन सभी का स्टडी करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। तो ये हो गया फ्रीमैन के अनुसार। इसके बाद एक थिंकर और है जिसने अपनी बुक के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन किया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सही से समझ लेना और इसको थोड़ा अपने आंसर में अच्छे से मेंशन करना। देखिए, माइकल कर्टिस ने अपनी बुक कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एन इंट्रोडक्टरी एसे इन पॉलिटिकल साइंस, इस बुक के अंदर इन्होंने डिफाइन किया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट को। क्या कहा इन्होंने कि तुलनात्मक राजनीति का सरोकार यानी कि संबंध ऐसे राजनीतिक व्यवहार यानी कि इसके अंदर पॉलिटिकल बिहेवियर का स्टडी किया जाता है एक देश के दूसरे देश से, एंड उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का जिससे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई एंड हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं एंड कैसे वो वर्क करते हैं, इसका स्टडी किया जाता है। प्रक्रियाओं यानी कि उस देश का प्रोसेस क्या है, इलेक्शन का या काम करने का, इनका भी स्टडी किया जाता है। उस देश की आइडियोलॉजी क्या है जो हमारे देश की आइडियोलॉजी से अलग है, इसका भी स्टडी किया जाता है। उस देश में शासन व्यवस्था जो है वो हमारे देश से कितनी अलग है, वैल्यूज़ क्या है उस देश की, इन सब का स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि इन्होंने अपनी बुक में बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट का जो मीनिंग है और जो डेफिनेशन है ये हमने समझ लिया है। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर एंड स्कोप, इसको मैंने अपनी इस वाले वीडियो में समझाया हुआ है। इसके आगे का पार्ट आप प्लीज़ इस वाले वीडियो में देख लेना, जिसके अंदर मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक के सारे जो पार्ट है कंटिन्यू कर दिए हैं। तो लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस वाले वीडियो को देख के पूरा टॉपिक कंटिन्यू कर लेना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये वीडियो देख लेने के बाद आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन, यानी कि अगर हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करना है तो इसका अप्रोच क्या होगा, यानी कि हमारा नज़रिया कौन सा होना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए या मॉडर्न होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको अप्रोचेस को स्टडी करना है, आपको मेन अप्रोचेस बताना है, इनके फीचर्स क्या हैं, इनका मेन एवोल्यूशन कैसे हुआ है एंड इसमें किन किन थिंकर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो बेसिकली हम बात करें अप्रोचेस की तो यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं। पहला है परंपरागत, यानी जो पुराना अप्रोच है जो प्राचीन टाइम से चला आ रहा है, काफ़ी एंशिएंट टाइम से, इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। और दूसरा है आधुनिक, जिसको मैंने अभी बताया था आप सभी को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यानी कि 1945 से लेकर अभी तक चला आ रहा है। इसमें हमने थ्योरेटिकल बातें ना कहकर प्रैक्टिकल, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। ये ट्रेडिशनल से इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर हमने नॉन पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसको भी हमने कवर किया है इसमें, जैसे कि इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बिहेवियर, पब्लिक, इकोनॉमिक, इन सब को भी इसमें कवर किया। लेकिन पहले क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट और स्टेट को ही कवर किया जाता था। तो ये आपको डिफरेंस बताना है। तो जो हमारे अप्रोचेस है, इस अप्रोचेस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ये सेकंड नंबर की वीडियो और जो थर्ड नंबर की वीडियो, इन दोनों वीडियो के अंदर यानी दो पार्ट्स में मैंने आपको अप्रोचेस भी समझाया हुआ है। यानी कि आप देख सकते हो अप्रोचेस टू द स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। इसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें आपको मोस्टली टॉपिक कवर हो जाएगा। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसके अंदर डेविड स्टर्न के द्वारा एक थ्योरी दी गई है, इनपुट एंड आउटपुट मॉडल। इसके अंदर आपको बताना है डेविड स्टर्न का जो आगत निर्गत का सिद्धांत है वो क्या है। तो इन तीनों वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखना, मैंने सीक्वेंस में आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे हमारा अप्रोच भी कंप्लीट हो गया। जो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है उसको मैं दोबारा नहीं समझा रहा क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा यार ऐसे में, और काफ़ी सारे क्वेश्चन सभी रह रहे हैं, इसलिए इन वीडियो को जरूर प्लीज़ देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि राज्य समाजवाद के विकास के
उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। और जो सोवियत यूनियन, भूतपूर्व सोवियत यूनियन, जो उसको आज हम रशिया कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम यूएसएसआर कहते थे, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो क्यों हुआ था, आपको इसका रीजन बताना है। आपने कहीं ना कहीं 12th क्लास के अंदर, ग्रेजुएशन में कभी ना कभी आपने ये पढ़ा है, और ये टॉपिक आपको आईआर में भी पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो काफी इजी टॉपिक है, इसको आप बता सकते हो। देखो मेन आपको ये बताना है इसमें राज्य समाजवाद का मतलब क्या होता है। स्टेट सोशलिज्म, यानी कि देखो समाजवाद जो इक्वलिटी की बात करता है, स्टेट कंट्रोल सोसाइटी की बात करता है। तो राज्य समाजवाद जो ये कहता है कि प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, प्राइस क्या हो, और जो पॉलिटिकल पावर है वो सब कुछ स्टेट के पास हो, और स्टेट इन सबको रेगुलेट करेगा। तो समाजवाद को आपको डिफाइन करना है इसके अंदर, और मैंने इसके बारे में ये वीडियो बनाई हुई है, यानी कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ है और राज्य समाजवाद, जिसमें आप पूरा समाजवाद को डिफाइन कर दोगे। क्योंकि समाजवाद ये कहता है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। और राज्य समाजवाद मतलब यानी कि राज्य के पास सारी शक्तियां होनी चाहिए, राज्य ही क्या करना है क्या नहीं करना राज्य डिसाइड करेगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना होकर यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसलिए इसको राज्य समाजवाद कहा गया। अब ये राज्य समाज का कॉन्सेप्ट इतना नहीं रहा है आज, ये खत्म हो गया। जैसे 1991 में सोवियत संघ टूट गया, तो उसके बाद सोशलिज्म की जगह कैपिटलिज्म आ गया सोसाइटी के अंदर। वर्ल्ड में आज कहीं ना कहीं अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है वही फल फूल रही है, दुनिया भर के देश आज कैपिटलिज्म पे चल रहे हैं। तो इसको भी मैंने अपने इस वाले वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है। बट क्वेश्चन मेन है, जो आपका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की विशेषता बताना है आपको। तो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एंड उसका जो फीचर आपको ये बताना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है इसके अंदर। देखो ब्रिटेन के संविधान को अलिखित या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखो भारत का संविधान लिखित संविधान है, और हम सबको ये पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भारत में है ये हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंदर ही सबसे पहले लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की गई थी, और दुनिया भर के अंदर कहीं ना कहीं लॉज वगैरह की बात जो है वो ब्रिटेन से हुई है। क्योंकि दुनिया भर में सबसे पहला कानून 1215 में मैग्ना कार्टा नामक कानून बनाया गया था, जो कि ब्रिटेन में ही बनाया गया था। तो इस तरीके से कहा जा सकता है जो कानून की जननी है, जो कानून बनाने वाला है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन है। अब क्वेश्चन में आपको ये बताने कि ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली क्या है। देखिए दोस्त, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, वहां पे आज तक कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक लिखित या अलिखित, यानी कि रिटन और अलिखित यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। दोस्त देखो, जब कोई फिक्स टाइम पीरियड में, जब कोई एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा एक संविधान को बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, तो उसको लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे कि भारत के अंदर फिक्स टाइम भी है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि भारत में एक संवैधानिक सभा भी थी, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसके अंदर 299 मेंबर्स भी थे। तो इस तरीके से भारत के पास ये आंकड़े हैं, इसलिए भारत के संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। और जिस भी देश का सिस्टम फेडरलिज्म पे होगा, यानी कि संघवाद पे आधारित होगा, वहां पे लिखित संविधान होना कंपलसरी है, जहां में शक्तियों का बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि अलिखित संविधान किसे कहते हैं। अलिखित संविधान उसे कहा जाता है जहां पे कोई फिक्स टाइम पीरियड ना हो, और ना ही कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी हो संविधान को बनाने के लिए, उसको ही अलिखित कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर संविधान नहीं लिखा हुआ तो वहां पे कोई संविधान कोई कानून नहीं होगा, कानून होता है वहां पे, लेकिन वहां के कानून का स्ट्रक्चर अलग होता है एक लिखित संविधान के कंपैरिजन में। तो हमें यही समझना है कि आखिर ब्रिटेन का संवैधानिक प्रणाली कैसा है, क्योंकि वहां पे आज तक कोई फिक्स टाइम या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं बनी है एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। चलिए एक एक पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, विकसित तथा विकासशील संविधान। देखो इसके संविधान को विकसित भी कहा जाता है, यानी कि ये लंबे टाइम से विकसित होता चला आ रहा है। मान लो कि 1215 में पहला कानून बनाया गया, इसके बाद 1688 में कानून बनाया गया, 1688 में। तो अलग अलग टाइम पे जो कानून बनाए गए यही कानून इसके एक पार्ट बन गए, यानी कि धीरे धीरे इनका विकास हुआ है, एक साथ ही कानून नहीं बनाए गए हैं इसमें, ठीक है। यानी कि संविधान सभा के द्वारा कानून कभी नहीं बनाया गया। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मुनरो ने अपने विचार दिए। क्या कहा है कि ब्रिटिश संविधान कोई पूर्णता प्राप्त वस्तु ना होकर एक विकासशील वस्तु है, यानी कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया या पार्लियामेंट के द्वारा जो भी बिल पास किए गए, धीरे धीरे करके यही सारे क्या होते गए, ब्रिटेन का एक कानून बनता चला गया। तो इस तरीके से वहां पे कोई लिखित संविधान ना होकर जो लंबे टाइम से जो भी ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, परंपराएं चली आ रही है, वही वहां का कानून बन गया। तो इसलिए मुंडो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये विकासशील वस्तु यानी कि ये एक डेवलपिंग है जो लंबे टाइम से चली आ रही है वहां पे, ठीक है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता ने, आकस्मिकता का मतलब क्या होता है, यानी कि अचानक से या सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी कानून बनते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्लानिंग हुई है वही कानून का पार्ट बन गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे आधारित है, जो
पार्लियामेंट्री यानी कि जो वहाँ की संसद के द्वारा टाइम टू टाइम जो कानून बनाए गए हैं, राजा के द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं, जो भी डिक्लेरेशन या घोषणाएं की गई है, वहाँ पे न्यायालय यानी कि जुडिशरी के द्वारा जो भी डिसीजन यानी कि ऑर्डर्स दिए गए हैं, और वहाँ के जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, तो इन सबको मिलाकर वहाँ का एक कानून बना हुआ है, वही वहाँ का संविधान कहलाता है। क्लियर है? यहाँ पे इसी के आधार पर ब्रिटिश चला आ रहा है, और वहाँ पे अभी भी आपको पता है राजतंत्र यानी कि मोनार्की सिस्टम है। विलियम एंसन ने क्या कहा है कि यह संविधान एक ऐसा भवन रहा है जिसमें कई पीढ़ियों ने समय अनुसार अपने मनोनुकूल इस भवन में चीज़ें जोड़ी है। यानी कि ये एक ऐसा भवन का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राजा का शासन है, वो जिस महल में वो रहता है, जहाँ पे एक राजा मर जाता है, उसका बेटा राजा बन जाता है, फिर उसका बेटा राजा बन जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी नियम और जो रेगुलेशन है वो चलते आ रही है। ठीक है, ये कहना है विलियम एंसन का। इसके बाद प्रोफेसर मुंडो ने फिर से एक बात कही है यहाँ पे कि ब्रिटिश संविधान की यह अद्भुत विशेषता है, संविधान की जो मेन फीचर है इसका एक अद्भुत, क्या कहा इन्होंने, यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई देता नहीं है। तो चलिए मैं आप डिफाइन करता हूँ कि ऐसा मुंडो ने क्यों कहा है। देखिए, वहाँ पे राजा का शासन है, मोनार्की सिस्टम यानी कि वहाँ पे राजतंत्र है, लेकिन एक्चुअली में जो पावर है वो वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? यानी कि राजा भी कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री वहाँ के हैं उन्हीं की बातों को मानकर उस पर स्टे, यानी कह सकते हो कि जो जैसे कि फाइनली जो मोहर लगाने का काम है वो वहाँ का राजा करता है, लेकिन एक जो लगाव है वहाँ के लोगों का अपने राजा के प्रति, और जो वहाँ पे जो नियम चले आ रहे, जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग शासन चलता आ रहा है अभी। क्लियर है यहाँ पे? इसलिए वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है रियलिटी में इनकी पास पावर होती है, क्योंकि यही इलेक्टेड होते हैं पब्लिक के द्वारा, एंड राजा इलेक्टेड तो होता नहीं है, इसलिए इनके पास मेन पावर नहीं होता। क्लियर है यहाँ पे? तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ब्रिटेन में अंतर है, यानी जो चीज़ें थियोरिटिकल लिख दी गई है प्रैक्टिकल में वैसा नहीं है। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है कि थियोरिटिकली अगर बात करें तो इंग्लैंड में राजतंत्र यानी कि मोनार्की सिस्टम है, लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो वहाँ पर भी लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ पे यानी कि जनता भी वोट डालती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये इंग्लैंड का भी नाम आता है, कभी ब्रिटेन नाम आता है, तो इसका मतलब क्या ये दोनों अलग अलग है क्या? देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हम ब्रिटेन को यूके कहते हैं या क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो 4 पार्ट्स को मिलाकर बना हुआ है। पहला क्या है? इंग्लैंड, दूसरा क्या है? ब्रिटेन, एंड तीसरा क्या है? वेल्स, एंड चौथा क्या है? स्कॉटलैंड। इन चारों को मिलाकर बनता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके कहा जाता है, इसलिए हम इसको कभी ब्रिटेन कह देते हैं या इंग्लैंड कह देते हैं, क्योंकि चारों को मिलाकर जो बना हुआ है ये इंग्लैंड, ब्रिटेन, वेल्स और स्कॉटलैंड, इनको मिलाकर बना हुआ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जो प्रैक्टिकली वहाँ पे है वो वहाँ पे लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, और थियोरिटिकली वहाँ पे राजतंत्र है। तो शासन का सारा कार्य राजा के मोहर लगाने से होता है, बस वो मोहर लगाने का काम करता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा जाए तो राजा एक रबर की मोहर से ज़्यादा कुछ भी नहीं, यानी कि बस उसका काम मोहर लगाना है, बाकी सारा काम वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में शक्तियों का भी बंटवारा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे राजतंत्र है तो सारे पावर्स वहाँ पे राजा के पास होगा, वहाँ पे शक्तियों का बंटवारा भी है, एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है, जहाँ पे ये कहा गया कि राजा ही सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो वहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है इन तीनों के बीच में, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। क्लियर यहाँ पे? और थ्योरेटिकल ये कहा गया है कि सारी जो शक्तियां हैं वो लॉर्ड सभा के पास होगा, लेकिन मेनली जो वहाँ की जो मेन पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, वहाँ की जो सारी शक्तियां हैं वो वहाँ की पार्लियामेंट के पास है, ना कि राजा के पास है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? लोकतंत्र की प्रधानता है वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे भी लोकतंत्र है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश के अंदर कहीं ना कहीं राजतंत्र है तो वहाँ पे सिर्फ राजा की चलेगी और प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे नहीं चलेगी, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे थियोरेटिकली चीज़ें अलग है और प्रैक्टिकल चीज़ें अलग है, ये चीज़ आपको बताना है। यह प्रणाली लोकतंत्र की बन गई है क्योंकि वहाँ पे क्या है? राज मुकुट एक संस्था है, ये जो मुकुट है जो ये पहनेगा वो वहाँ का राजा बन जाएगा, क्योंकि इंसान आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, जीते हैं, लेकिन ये मुकुट अपने जगह पे रहता है, इसलिए वहाँ पे एक इसको अपना ट्रेडिशन या अपने लगाव के रूप में देखा जाता है राज मुकुट को। वहाँ पे अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है? क्योंकि आज तक वहाँ पे कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई है। और वहाँ पे क्या है? जो रूढ़ियाँ यानी जो वहाँ पे आदेश दिए गए हैं, जो वहाँ पे ट्रेडिशन, जो कस्टम्स है वही चला आ रहा है, वहाँ का कानून का पार्ट बन गया। ये चीज़ मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि पार्लियामेंट्री ऑर्डर, जुडिशरी के डिसीजन, ये सब। ठीक है, यहाँ पे देखो एल.एस. एमरी ने यहाँ पे कुछ कहा है कि अंग्रेजी संविधान औपचारिक अधिनियम, पूर्वाभ्यास यानी जो पहले उसमें कानून वगैरह बनाए गए हैं और परिपाटियों का मिश्रित रूप है वहाँ का संविधान। ठीक है, तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, संसद ही यहाँ पे सबसे सर्वोच्च है, जैसे कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे, यानी कि हमारा संविधान सबसे बड़ा, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो अमेरिका में जुडिशरी को सबसे ऊंची बनाया गया, सबसे ऊपर सुप्रीम बनाया गया, लेकिन ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट को सबसे ऊपर बनाया गया। संसद ही सबसे सर्वोच्च पावर है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, डिलोम यहाँ पे क्या
कहते हैं कि संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। आप सोच सकते हो इसका मतलब क्या है, यानी इसके बिहाफ पे ये कहना चाहते हैं कि संसद वहाँ पे सब कुछ कर सकती है, पार्लियामेंट की सहमति से वहाँ पे सब कुछ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मोनार्की सिस्टम है तो राजा सब कुछ कर सकता है। तो इस लाइन का मतलब उनका यही है। देखो यहाँ पे डाइसी का क्या कहना है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फीचर यही है कि वहाँ पे पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, संसद की शक्ति इतनी सुप्रीम है कि कानून बनाकर भी इसको कम नहीं किया जा सकता, ये डाइसी का कहना है। एंड हमने ये भी देखा कि थियोरेटिकल में वहाँ पे क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, बट प्रैक्टिकल वहाँ पे क्या है, फेडरल सिस्टम है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा वहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थियोरेटिकल में जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल में नहीं है, इसलिए आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बता दिया, ठीक है। एंड ये कहा जाता है कि वहाँ का संविधान लचीला संविधान है। लचीला संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसमें आसानी से चेंजेस किया जा सके, क्लियर है। तो संविधान के ढांचे को तोड़े बिना ही इसे आवश्यकता अनुसार खींचा और मोड़ा जा सकता हो, यानी कि उसमें आसानी से अमेंडमेंट किया जा सकता हो। वहाँ पे कोई लिखित संविधान तो है नहीं, इसलिए अगर कोई डिसीजन दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, कोई कानून बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं वो संविधान का पार्ट बन जाता है। देखो संविधान के अंदर कोई धर्मनिरपेक्ष तो कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, लेकिन वहाँ पे सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे भी एक सेकुलर का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली में अपनाया गया है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटेन पूरी दुनिया भर में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है जो कि ट्रेडिशन पे आधारित है और वहाँ का एक अपनी ही परंपरा है जिसके आधार पे वो चला रहा है। तो ये था हमारा ब्रिटिश वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम समझते हैं कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उसका वर्क एंड पावर क्या है। देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का वो वास्तविक, यानी कि रियलिटी में सारी पावर इसी के पास होती है, ठीक है। देखो सम्राट को वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पावर बनाया गया, लेकिन थ्योरेटिकल बनाया गया, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही वहाँ का कार्यपालिका का स्वामी है। तो एक चीज़ आपको मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, मैं जब भी जो चीज़ बात कह रहा हूँ वो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग आपको समझना है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का ये ट्रेडिशन है, हम क्या करें भाई, इसके अंदर जो चीज़ वहाँ पे थ्योरेटिकल है वो प्रैक्टिकल में नहीं है, सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के पास है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन लोस्की यहाँ पे क्या कहता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री सामने पद वालों में प्रथम से अधिक किंतु तानाशाह से कुछ कम है, यानी कि कह सकते हो कि इसके पास इतनी पावर है कि ये सब कुछ कर सकता है, बट तानाशाही नहीं बन सकता क्योंकि पार्लियामेंट के कंट्रोल में ही होता है, ये भी क्लियर है। एंड क्या नेक्स्ट क्या है, विलियम हारकोर्ट, इनका क्या कहना है कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, नक्षत्रों के बीच चंद्रमा से इनकी तुलना करी है। एंड जैनिक का कहना है कि प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा, यानी कह सकते हो कि पूरी कि ब्रिटेन में पूरा संविधान क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर कहीं ना कहीं भाई वहाँ का संविधान बन जाता है भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी आपको पता है कि ब्रिटेन में दो ही पार्टी है, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी, और इन्हीं का शासन रहता है वहाँ पे, कभी कंजर्वेटिव का तो कभी लेबर पार्टी, कभी लेबर पार्टी तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट क्या है, रैमजे मयूर, यहाँ पे क्या कहा है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री इस यंत्र का चालक है, यानी एक जहाज है और जहाज को चलाने वाला प्रधानमंत्री है, यानी कह सकते हो कि पूरा देश इसी के कंट्रोल में है। तो पावरफुल वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, कानून बनाने से लेकर बजट पास करना एंड संविधान में चेंज करना, नियम को बदलना, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के पास है। देखो जो वहाँ का राजा है वो राज्य पे अपना नज़र बनाए रखता है, लेकिन प्रधानमंत्री मेन शासन करता है, वहाँ पे रूल जो है वो प्रधानमंत्री ही करता है। तो यहाँ पे लोस्की कहता है कि प्रधानमंत्री वह केंद्र है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन और उसका अंत निर्भर करता है। जैसे प्रधानमंत्री ने रिजाइन दिया, सारे काउंसिल मिनिस्टर खत्म, बाय बाय टाटा हो जाएगा, समझे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है तभी तक काउंसिल मिनिस्टर है। भारत में भी सेम यही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से ही अपनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य क्या है। देखो मंत्रिमंडल का निर्माण करना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, जैसे कि अभी वहाँ पे जो ऋषि प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना अलग से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया। तो इनका पहला काम क्या है, मंत्रियों को बनाना, किस किस मंत्री को बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे भाई, कैबिनेट मिनिस्टर बनेगी, है ना, तो ये सब डिसाइड करना है। एंड कॉमन सभा का नेतृत्व करना, जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन और लोक सभा, वहाँ पे संसद के दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, एक है कॉमन सभा जिसको भारत में लोकसभा कहते हैं, एंड एक है अपर हाउस जिसको वहाँ पे लोक सभा कहते हैं, जिसको भारत में हम राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले ये समझते हैं कॉमन सभा का यहाँ पे नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, जैसे सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम सरकार का बिल्कुल चीफ होता है, ठीक है। पीएम के आदेश के अकॉर्डिंग ही कोई विधेयक, कोई बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेकर आया जाता है, एंड उसी के सुझाव पे राजा कभी भी संसद को विघटन कर सकता है, यानी कि भंग कर सकता है। संसद में सरकार का प्रमुख वक्ता यानी सरकार की ओर से बोलने वाला एक पीएम ही होता है। एंड मंत्रिमंडल का अंत करने का भी जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के कार्य और व्यवहार को से अगर असंतुष्ट है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसे वो हटा भी सकता है। तो ये वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की पावर है, ठीक है। तो रॉबर्ट पिल के अनुसार क्या है कि प्रधानमंत्री तथा उसके एक मंत्री के बीच गहरा मतभेद हो जाए और यदि वह मतभेद बातचीत द्वारा तय ना हो, इसके परिणाम स्वरूप मंत्री को हटाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को नहीं। क्लियर है यहाँ पे। अगर पीएम और किसी और मंत्री के बीच में बहस हुआ है तो प्रधानमंत्री नहीं हटता, कभी भी उसी मंत्री को ही हटाया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पे पावरफुल बनाया गया है।
प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ जाता है, यानी रिजाइन करना पड़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे शासन का संचालन। देखो जो शासन यानी कि जो रूलिंग करने का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही है, तो सारी शक्तियाँ इसी के पास होती है। तो वैधानिक दृष्टि से भी कोई कानून बनाना हो, बिल पास करना हो, तो सब कुछ इसी के पास है। इंट्रोड्यूस बिल करवाना यही काम करता है ये। एंड विदेश नीति यही बनाता है। अब मान लो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी यही करता है। जैसे मान लो कि एक देश से दूसरे देश को रिलेशन बनाना हो तो किसके साथ रिलेशन क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ये वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा ही वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है। तो अपॉइंट करने के बाद ये उसी को अपॉइंट करेगा भाई जो इसकी बातें मानेगा, और इसी के अंडर गाइडेंस में वो काम भी करेगा। इसलिए विदेश मंत्री प्रधानमंत्री की सहमति के बिना वह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। जो प्रधानमंत्री चाहेगा वही काम करेगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर मान लो कभी कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा हो या यूएनओ की कोई मीटिंग हो रही हो, तो वहाँ का ब्रिटेन का पीएम खुद जाएगा या फॉरेन मिनिस्टर या किसी भी मंत्री को वो भेज सकता है, लेकिन डिसाइड प्राइम मिनिस्टर को ही करना होता है। एंड राष्ट्र का नेता होता है वो। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र का प्रतीक होता है, उसी के पास सारी पावर होती है। उपाधियों से संबंधित शक्ति होती है इसके बाद। देखो वहाँ पे उपाधि यानी कि टाइटल देना, ये वहाँ के सम्राट यानी जो वहाँ का राजा है, ये उसी का एक विशेषाधिकार माना जाता है। देन उसके बाद टाइटल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सजेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। नेक्स्ट क्या है, वित्त पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर फाइनेंस। देखो बजट पास करना एंड कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, ये सब इसके ही कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट्स। देखो जुडिशरी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी कमेटी के अंदर अपॉइंटमेंट करना है, किसी को नियुक्त करना है, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे कि भारत के अंदर क्या होता है कि पीएम के द्वारा जब सजेशन दी जाती है तो प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। एंड जुडिशरी के अंदर ही ऐसे ही अलग अलग और भी जितने भी कमिटीज़ हो गई हमारी, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ही भारत के अंदर प्रेसिडेंट मोहर लगाते हैं। वैसे ही सेम ब्रिटेन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर की सजेशन के अकॉर्डिंग वहाँ के राजा मोहर लगाते हैं और वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट क्या, संकटकालीन शक्ति यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब उसको लगता है कि यहाँ पे भाई दिक्कत हो रही है या अनसर्टेनिटी का माहौल आ गया है, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर वहाँ का जो राजा है वो डिक्लेयर कर सकता है। और जब ये डिक्लेयर हो जाता है तो प्रधानमंत्री के पास सारी पावर्स आ जाती है। लेकिन डर इसका ये रहता है कि वहाँ का प्रधानमंत्री कहीं इसका गलत फायदा उठा के तानाशाह ना बन जाए, क्योंकि लॉर्ड जॉर्ज चर्चिल ने ऐसा किया था और इसका प्रयोग भी कर लिया था। ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, 11 पॉइंट, सम्राट को परामर्श देना। देखो वहाँ का जो राजा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये प्रधानमंत्री के सलाह को अकॉर्डिंग ही करता है, यानी सजेशन एमपीएम ही देता है। तो प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ देती है, यानी ये जोड़ कर रखता है प्रधानमंत्री। ठीक है यहाँ पे। एंड प्रधानमंत्री राजनीतिक गतिविधियों से राजा को अवगत कराता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में आज क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है, इन सभी का रिपोर्ट प्रधानमंत्री राजा को देता रहता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, कि वहाँ पे जो प्रैक्टिकल पावर है वो सारी प्रधानमंत्री के पास है और जो थियोरेटिकल पावर है वो राजा के पास है। यानी कि कहने को तो राजा के पास है, क्योंकि राजा काम से मोहर लगाना है, क्योंकि जैसे अभी इनकी डेथ हुई तो भाई ये राजा बन गया अब। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इनके टाइम पे ही ये प्रधानमंत्री बने हैं तो सारी पावर इनके ही पास है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में यहाँ पे आ गया होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूंजीवाद के उदय और विकास पर चर्चा कीजिए। देखो कैपिटलिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, स्टेट कम से कम कंट्रोल करेगा। और पूरी दुनिया भर के अंदर यही होड़ सी लग गई कि सोशलिज्म बेहतर है या कैपिटलिज्म बेहतर है। 1991 से पहले ये होड़ सी लग गई थी अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, और 1945 में इसी को लेकर कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जो कि सोवियत संघ की टूटने तक यानी कि यूएसएसआर की टूटने तक 1991 तक बनी रही थी। इसलिए कैपिटलिज्म के बारे में मैंने आपको अपने इस वाले वीडियो में समझाया हुआ है, आपको इस वाले वीडियो को देख लेना है। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैपिटलिज्म क्या है, इसका राइज कैसे हुआ था और वैश्वीकरण के संदर्भ में पूंजीवाद की क्या मेन विशेषताएं हैं। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। इंग्लिश में भी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। तो कैपिटलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है चीन के ऊपर। देखो चीन के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों को लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता कम है। स्वतंत्रता कम होने का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है। अगर क्रिटिसाइज करती तो उसका अंजाम भी उनको भुगतना होता है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। लेकिन पॉलिटिक्स में बेशक इतनी लिबर्टी नहीं है, लेकिन जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है चाइना की, आपको और में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था पूछा गया है, तो राजनीतिक बताना है और आर्थिक बताना है, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का। तो इकोनॉमी में जो उसने किया है चाइना ने, ये थोड़ा सा लाजवाब है, क्योंकि अपनी आज़ादी के टाइम जैसे कि 1949 में वो एक कम्युनिस्ट कंट्री बनता है और वहाँ पर माओ त्से तुंग का शासन स्थापित होता है। 1970 के डिकेड में इसने काफ़ी चेंजेस किए, ये चीज़ समझ गया था ये। देखो जैसे ही माओ त्से तुंग जिसने कम्युनिस्ट पार्टी बनाया वहाँ पे और कम्युनिस्टों का शासन स्थापित किया, ऐसे वो मरा भाई। उसके बाद चाइना समझ गया कि हमें इकोनॉमिक के अंदर जो कम्युनिस्ट कंट्री है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री में क्या होता है, सारी जो पावर है वो स्टेट के पास होती है। अगर किसी को इंडस्ट्री खोलनी है, कोई कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए स्टेट से परमिशन लेना होगा, लाइसेंस राज होता है। इसमें क्या हो गया भाई, इसमें काफ़ी घाटा होता है, दुनिया भरी कंपनी यहाँ पे आ नहीं पाती, इन्वेस्टमेंट होता नहीं। इसलिए चाइना समझ गया। अब इसके बाद इसने क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन, यानी कि 1978 के अंदर इसने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी कि ओपन डोर पॉलिसी अपनाई।
और इस पॉलिसी के तहत इसने दुनिया भर के देशों को इनवाइट किया कि आइए और शंघाई बीजिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इसको सेज कह दिया इसने। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पे आके अपनी कोई भी इंडस्ट्री खोल सकता है, कंपनी खोल सकता है, और चाइना देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया, और सस्ते मालों को बनाने में चाइना सबसे नंबर 1 पे आ गया। और आज दुनिया भर के अंदर इकोनॉमी का जो प्रभाव है चाइना का इतना ज़्यादा हो गया कि जो टर्नओवर बहुत ज़्यादा होने लग गया, और देखते देखते इससे जीडीपी में बढ़ोतरी होने लगी। और चाइना ने जो आर्थिक रूप से जो विकास अपना किया है वो एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा है, और दुनिया भर को इससे थोड़ी सीख मिलती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके अंदर बताना है कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। एंड इस क्वेश्चन के बाद चीन के अंदर एक चीज़ आपको और बताना है कि चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम है, और सिंगल पार्टी सिस्टम के अंदर एक ही दल यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का राज होता है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी का सचिव बन जाएगा यानी महासचिव बन जाएगा, सेक्रेटरी बन जाएगा, वही वहाँ का राष्ट्रपति बन जाएगा। जैसे भी शी जिनपिंग है तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया भाई कि जब तक मेरी जिंदगी है जब तक मैं वहाँ का राजा रहूंगा, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे चॉइस होता नहीं है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, अब उन्हीं के अंडर में इनको काम करना है, इसलिए लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी कम होता है। पॉलिटिकल लिबर्टी न होने की वजह से यहाँ पे इक्वलिटी को भी खतरा पैदा हो जाता है, लोगों को चॉइस भी यहाँ पे कम होता है। और एक दलीय शासन व्यवस्था के अंदर बेशक आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सकती है, यानी कि तेजी से विकास कर लेंगे, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री में करना है, विरोध नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो इसका फायदा और नुकसान दोनों है, और इस क्वेश्चन का आपको अंदर बताना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक दलीय व्यवस्था शासन व्यवस्था। तो इस तरीके से चाइना के अंदर जो शी जिनपिंग का शासन है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है कि एक दलीय शासन व्यवस्था। ये पूरा क्वेश्चन बनाकर लिखा जा सकता है, जैसे कि स्वतंत्रता कम होगी, समानता कम होगी, एंड लोग भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एंड वहाँ पे इतना खुलापन नहीं होता है पॉलिटिक्स के अंदर, एंड सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे राजनीतिक रूप से लोगों को आज़ादी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी चाहे बोल दो, वहाँ पे सेंसरशिप होता है, वहाँ पे मीडिया वही दिखाया जाता है जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। तो इस तरीके से इसके कुछ 4-5 पॉइंट से इसको आपको डिस्क्राइब करना है, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ जाता है। इसके बाद है नव उपनिवेशवाद को समझाइए। नव उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? आज पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन है, आज एक देश कुछ दूसरे देश को अपनी इकोनॉमिक हेल्प देता है, और इकोनॉमिक हेल्प देकर अपने चंगुल में फंसा लेता है। और पहले क्या होता था कि देश किसी देश में जाके उसको गुलाम बनाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, आपको वो हेल्प देंगे, कर्ज दे देंगे ताकि उनके चंगुल में फंसे रहे। इसी को कहा जाता है नव उपनिवेशवाद, क्योंकि एफडीआई किसी भी देश में आ जाती है तो उस देश के अंदर वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, देश की सरकार को टैक्स मिलता है और लोगों को रोजगार देती है। तो एफडीआई ग्रुप में जो एमएनसीज आती है, ये एमएनसी क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनी सरकार पे दबाव प्रेशर बनाना स्टार्ट करती है, तो सरकार को इनकी बात माननी पड़ जाती है, लोग देश को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारा एक नुकसान होता है कि जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी संप्रभुता है, हमारा देश बिल्कुल आज़ाद है, तो वो इससे खतरे में आ जाता है। इसलिए नव उपनिवेशवाद को यहाँ पे आपको समझाना है। ठीक है, तो आज तो तरीका ये है, लेकिन यहाँ पे पूछा आपसे यह है कि बी उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। देखो, कोलोनाइजेशन का मतलब आपको पता है, कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी देश को गुलाम बना लिया जाए किसी महाशक्ति के द्वारा, लेकिन जब वो कंट्री उस महाशक्ति से आज़ाद हो जाता है उसको कहा जाता है बी उपनिवेशवाद। जैसे कि 1945 से लेकर 1950 तक दुनिया भर के अंदर लगभग 100 कंट्री आज़ाद हुए। जैसे कि 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ, 1948 के अंदर श्रीलंका आज़ाद हुआ, एंड बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं वो आज़ाद हुआ। तो एक एक करके कंट्रीज यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह आज़ाद होने स्टार्ट हो गए। तो दुनिया भर के अंदर काफ़ी सारे कंट्री आज़ाद हुए, यहीं से स्टार्ट होती है बी उपनिवेशवाद की प्रक्रिया। तो आपको शॉर्ट नोट्स में आएगा जिसमें आपको ये बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब संस्थागत उपागम है, जो हमारा ये अप्रोच है, जो सेकंड यूनिट है हमारा, ये उसी में से आया हुआ है अप्रोच है, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो हम नए नए संस्थाएं आज उनका स्टडी करना ही हमारा नव संस्थागत उपागम कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप बना कर लिख सकते हो। जो मैंने आपको 2 वीडियो बताया अभी सेकंड यूनिट की, आप उनको देख लेना, उसी वीडियो में ये भी पार्ट मैंने कवर कर दिया है, नव संस्थागत उपागम, ये मॉडर्न अप्रोच है हमारा। एंड इसके बाद है नाइजीरिया और ब्राज़ील की जो संघीय व्यवस्था है, कि जो नाइजीरिया है वहाँ का फेडरल सिस्टम कैसा है और ब्राज़ील का फेडरल सिस्टम कैसा है। जैसे कि लैटिन अमेरिका का कंट्री है दोस्तों ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के अंदर जो सिस्टम है काफ़ी, यहाँ पे काफ़ी गरीबी है, यहाँ पे भी कई टाइम तक तानाशाही रहा है, लोगों ने काफ़ी यहाँ पे विरोध भी किया है, तो वहाँ पे शासन में संघीय व्यवस्था आया था, यानी कि सत्ता का बंटवारा हुआ था। तो नाइजीरिया के अंदर भी यही सेम सिस्टम देखा गया। तो इसी में आपको कंपैरिजन करना है, जो कि मैंने आपको अपने नोट्स में दे दिया है। नोट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डीपली मिल जाएगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। एंड इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स है, एंड जैसे नाइजीरिया का पॉलिटिकल इकोनॉमी सिस्टम बताना है आपको, एंड ब्राज़ील के अंदर जो मल्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो आपको बताना है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां हैं, उसके तहत लोकतांत्रिक सिस्टम वहाँ पे चलता है। एंड नाइजीरिया के अंदर सेना का शासन व्यवस्था हो गया था, यानी कि नाइजीरिया में दोस्तों कई टाइम तक सेनाओं ने अपना दबदबा बना कर रखा था, जैसे आज पाकिस्तान के अंदर होता है, देखते हैं हम। एंड तो नाइजीरिया पे जो सेना का शासन दबदबा बना रहा, ये भी आप इस क्वेश्चन के अंदर डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया हमारे शॉर्ट नोट्स में भी आ गया। एंड ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था, 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। यूरो केंद्रवाद, यूरो केंद्रवाद का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड सेंट्रलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं दुनिया भर के अंदर यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर, और दुनिया भर में ज़्यादातर इन्हीं पे फोकस किया गया है। अब जो भी यूरोप के बाहर, यानी कि मान लो एशियन है या लैटिन अमेरिकन है या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनके पॉलिटिकल पार्टीज पर ज़्यादा टॉपिक नहीं डिस्कस किया गया है।
यूनान की बात की गई है, ग्रीक की, एंड फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनकी ही बात की गई है। इसलिए एक नया टॉपिक निकल कर आया यूरो केंद्रवाद, यानी कि हमें यूरोप को केंद्र ना मानकर और भी ऐसे कंट्रीज हैं एशिया अफ्रीका के अंदर, हमें उनको भी कंसिडर करना चाहिए, उनको भी हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उनके भी पॉलिटिकल पार्टीज को हमें स्टडी करना चाहिए। तो ये हमारा यूरो केंद्रवाद, जिसको मैंने अपने इस वाले वीडियो में समझाया हुआ है। तो इस वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको भी देख लेना। इस तरीके से जो सारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर ब्रीफली में आपको मैंने समझा दिया, जो वीडियोज मैंने आपको कहा है प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देख लेना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कैसे लगी वीडियो, पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उसको प्लीज अच्छे से देख लीजिए। आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है, इसकी गारंटी देता हूँ। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और जो भी मैंने आपको कहा है कि प्लीज़ इस वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, इसको देख लेना। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर देख लेना, टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने आपको वो सारे वीडियोस दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और टॉपिक्स जितना हो सका इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इनके आंसर इस नोट्स के अंदर है, तो नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कीजिए। मान लो आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम में जो भी नोट्स चाहिए, मान लो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चाहिए, उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप नोट्स को वाई नोट पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसी नोट्स में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए अपना प्यार ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।